ये इंटरव्यू सिर्फ तालीमी और मालूमाती मकसद के लिए पेश किया गया है। मीडिया स्टार वर्ल्ड किसी भी हिंसा, नफरत या तासुब की हिमायत नहीं करता। यहाँ पेश किए गए ख्यालात मेहमान के अपने हैं, चैनल उनसे ज़रूरी नहीं कि इत्तेफाक रखे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड की पहचान ये है कि हम खबरें मुसलसल ऑथेंटिक रेफरेंसेस के साथ देते हैं और कुछ जानकार लोगों से आपकी मुलाकातें कराते हैं ताकि आप ग्राउंड जीरो के हालात को बेहतर अंदाज में समझ सकें और जो इंटरनेशनल, जो जायनिस्ट और गोदी मीडिया जो जिस तरह की खबरें देता है उस प्रोपेगेंडे से आप बचे रहें, आपको बचाया जा सके। और चूंकि सही खबर का जानना, सही हालात का जानना, उसी से इंसान के नजरिए बनते हैं, उसी से समाज बनता है। आज अहमद अब्बास साहब हमारे खास मेहमान है, तेहरान से सीनियर जर्नलिस्ट जो वहां तकरीबन 25 साल से रहते हैं और वहां के हालात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वहां हिंदी रेडियो जो IRIB का हिस्सा है उसमें एक सीनियर पोजीशन में काम कर रहे हैं और आज हम उनसे सीधे ये समझने की कोशिश करेंगे कि पिछले हफ्ते कुछ खबरें आई थी, हमारे एक और एक्सपर्ट ने बताया था, मीडिया में वो यहां नहीं आई, लेकिन ये बताया गया कि इजराइल की तरफ से जंग की तैयारी है, ईरान के खिलाफ हमलों की तैयारी के तहत इराक के फिजा में, इराक के एयर स्पेस में इजरायली जहाज नजर आए जो ईरान के बॉर्डर के नजदीकी इलाके हैं उनके ऊपर। तो अब जो बड़ा सवाल है ये समझने का है कि ईरान की कितनी तैयारी है, क्या वाकई इजराइल इस किस्म की कोई हिमाकत करेगा। चूंकि नेतन्याहू के जमाने में कुछ भी मुमकिन है, वो अपने सियासी अपने बचाने के लिए, सर्वाइवल के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि अंदर उनको जेल और सजा का खौफ है। उन्हें अभी ऐसा लगता है कि माफी मिलने वाली नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में जो भी होगा देखेंगे। ईरान की कितनी तैयारी है अगर जंग शुरू होती है। तेहरान से हम यह समझने की भी कोशिश करेंगे कि कुछ नए हथियारों का जिक्र छुटपुट अलग अलग छोटी छोटी खबरों की शक्ल में सामने आया है, वो क्या कुछ है और कितनी मजबूत तैयारी है। जून में जो हमला हुआ था, 12 दिन की, 13 दिन की जो जंग हुई थी, उसके बाद ईरान कितना तैयार है। और मैं समझता हूं पूरी दुनिया की सियासत जो है वो इस पर बहुत डिपेंड करेगी आने वाले वक्त में कि ईरान कैसा जवाब देता है अगर जंग शुरू होती है। अहमद अब्बास साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप तेहरान में हैं, हालात को अच्छी तरह जानते हैं। आयतुल्लाह खामेनेई के दफ्तर भी आपका जाना आना रहता है, बहुत बड़े लोगों से आपकी जरूर मुलाकातें रहती होंगी, हालात अंदर से समझने के मौके मिलते होंगे। क्या कुछ है अगर कोई ऐसी हालत बनी। सबसे पहले तो मैं आपसे खबर जानना चाहूंगा कि वो क्या कुछ है, वो कितनी सच्चाई है, उसमें क्या कुछ बताया गया है इजराइल की तरफ से हमले की तैयारी के सिलसिले में। फिर हम बात करेंगे ईरान की कितनी तैयारी। काजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। टॉपिक जो आपने लिया है बड़ा अहम है। इस वक्त ईरान में ही नहीं बल्कि पूरे रीजन में इस पर बड़ी बहस है। इवन इसराइल में, इसराइल के लिए भी इस वक्त ये सबसे बड़ा अहम इशू। अगर आप इजरायली मीडिया देखिए तो आपको कोई दिन नहीं गुजरेगा जिसमें इस सिलसिले में कोई स्टोरीज, कोई जो है वो एनालिसिस नजर ना आ जाए। मैं एक्चुअली टाइम्स ऑफ इसराइल देख रहा था, उसमें भी ये बड़े पैमाने पर यह है कि ये जंग तो होनी ही होनी है। और फिर वो अमेरिकन मीडिया के हवाले से रिपोर्टें दे रहे हैं कि ईरान अपने तैयारियां कर रहा है बहुत ज्यादा। ईरान ने एक्चुअली तैयारी इस अंदाज से की है। एक तो यहाँ पर बड़ा जबरदस्त इस बात का जायजा लिया गया कि जो 12 रोजा जंग हुई 13 जून से 24 जून तक, उसमें ईरान कहाँ कहाँ पर मजबूती दिखाने में कामयाब रहा। यानी ईरान की कौन सी तैयारियां ऐसी थी जो बहुत मजबूत रही, बहुत इफेक्टिव साबित हुई, और ईरान को कहां कहां पर कमजोरियां नजर आई अपनी तैयारियों में। इसके साथ ही इसराइल के अंदर ईरान को इसराइल की कौन सी और कौन से ऐसे तैयारी की जरूरत है। तो ये कई पॉइंट्स हैं जिनको मद्देनजर रख के ईरान तैयारियां कर रहा है।
अच्छा, दूसरी बात यह है कि चूंकि ईरान को अच्छी तरह से पता है और दुनिया को भी पता है, जंग असल में होती है तो कैसे होती है, उसको कैसे टेकल करना है, कैसे इसका मुकाबला करना है, खाली इजराइल को नहीं बल्कि पढ़ना चाहिए, प्रेशर पहुंचना चाहिए इसमें कामयाबी मिलेगी इस तरह की जंग में। देखिए, इसमें ईरान की जो तैयारी, एक तो है असलहा जाती तैयारी है, असलहा जाती तैयारी नहीं, हथियारों की जहां तक तैयारी की बात है तो ईरान ने बिल्कुल फिगर आउट हो गया कि जो ईरान की एयर फोर्स है उसको मजबूत करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा लाजमी है। और अगर एयरफोर्स मजबूत हो जाती है तो ईरान की एयर स्पेस में इजराइल कुछ कर नहीं पाएगा, ईरान बहुत आराम से अपने आप को महफूज रख सकता है। और जहां पर ईरान के जो हमले की पावर है वो अपना इफेक्टिव साबित हो चुकी है, ईरान ने ये सता है, और 2000 और उससे ज्यादा किलोमीटर की दूरी पर भी बहुत ही प्रिसाइज तरीके से, एकदम बिल्कुल बारीक बीनी से निशाना लगाकर वो हिट कर सकता है। तो वो ईरान की वो तैयारी वहां पर मुकम्मल है। ईरान उसके अलावा जो तैयारी कर रहा है वो बहुत अहम है, और वो अहम यह है कि अमेरिका को किस तरह से प्रेशर में लेना है। एक तो यह है कि अमेरिका के ठिकानों पे हमले आप कर रहे हैं, अमेरिका को नुकसान पहुंच रहा है, अमेरिकन फौजी अगर मारे जाएंगे इस इलाके में तो अमेरिका के लिए इस जंग को जारी रख पाना मुमकिन नहीं होगा। अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन भी अपने अवाम को जवाब दे नहीं पाएगा इसके लिए, क्योंकि सरासर वो शरंगेजी कर रहे हैं, जिससे अमेरिका की कोई सेल्फ डिफेंस का मसला नहीं है, टोटली इजराइल का मसला है। दूसरी जो तैयारी ईरान की है वो है ऑयल के मौजू पे। अगर हम तेल की बात करते हैं तो देखिए, अमेरिका खुद अच्छा खासा तेल पैदा कर रहा है। एक जमाने में वो डिपेंड हुआ करता था इस पर्शियन गल्फ के रीजन के तेल पर, उसका इन्हिसार होता था, वेस्ट एशिया के रह गई है वो अपनी जरूरत का खुद। बावजूद ऐसा होता है कि जैसे ही ऑयल की सप्लाई में कुछ रुकावट आती है वो अमेरिका को नुकसान जरूर पहुंचाती, हर्ट जरूर करती, यानी वहां इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है। इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है तो वो ट्रंप के लिए किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं है, इसलिए कि इन्फ्लेशन बढ़ता है वो पब्लिक और मागा और वो सारे उसके खिलाफ होने लगते हैं। अगर आप जायजा लें ये 12 रोजा जंग का भी, तो उस दौरान भी वो ये था कि कहीं ये तेल की कीमतें बढ़ना ना शुरू हो जाए, बहुत अगर बढ़ी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा और अमेरिका के लिए उसको संभाल पाना मुमकिन नहीं होगा। तो ईरान इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए कि अमेरिका के पास तेल है, वो पूरी तरह से डिपेंड या पार्शली भी डिपेंड नहीं है, लेकिन इसके बावजूद तेल में आज भी ये पावर है कि वो इकोनॉमी को अच्छा खासा मुतासिर कर सकता है, इस अंदाज में कि अमेरिकन पब्लिक पे प्रेशर आएगा और गवर्नमेंट पे प्रेशर आएगा कि वो जंग ना करें, जंग जारी रखने की पोजीशन में ना रह पाए। इस पर ईरान इस पे जायजा ले रहा है और इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है इस पर बहुत बारीकी से बात हो रही है। उसके अलावा एक तैयारी ईरान ने और ये की है कि अलबत्ता ये मुझे अभी जो हुकूमती जरा है उससे तो नहीं बात ये पता चल सकी, लेकिन मीडिया में इस पे तस्करा है और गुफ्तगू इस पे काफी है कि ईरान अपना एयर डिफेंस एक्चुअली अपने बॉर्डर से और दूर, इराक के अंदर और दूसरी यानी अपने बॉर्डर से दूर लगाना चाह रहा है, खासतौर से रेडार और इस तरह का इंतजाम करना चाह रहा है कि उसे हमले का बखूबी और जल्दी अंदाजा हो जाए और वो फाइट को दूर रखे, अपने बॉर्डर से दूर ही वहीं पर अंजाम दे सके, बहुत आगे बढ़ने की जरूरत ना कर पाए इजरायली। इस सिलसिले में इराक में ईरान को एक बड़ी कामयाबी ये मिली है अपने आप खुद ब खुद जिसको कहें, वो ये कि इराक में जो इलेक्शन हुए उसका रिजल्ट आया तो ईरान से जो करीब फोर्सेस हैं उनको बहुत कामयाबी मिली, बहुत बड़ी कामयाबी मिली। मैं यहाँ पर एक चीज और बताना चाहूंगा, ये भी ईरान की कामयाबी है कि इराक में जो फोर्सेस हैं यानी सियासी फोर्सेस की मैं बात कर रहा हूं, उनमें सिर्फ वो शिया फोर्सेस नहीं है जो ईरान से करीब हैं, एक्चुअली कुछ गैर शिया फोर्सेस हैं जो बाज शिया फोर्सेस से ज्यादा ईरान के करीब हैं। जैसे एक वहां कुर्दिस्तान पार्टी है, कुर्दिस्तान में एक पार्टी है जलाल तालिबानी की जो पार्टी है, वो इस वक्त बहुत अहम है। वाइल तालिबानी उसको लीड करते हैं, पहले जलाल तालिबानी उसको लीड करते थे। एक बार मसूद बारिजानी की पार्टी कुर्दिस्तान की है, वो अहले सुन्नत है, कुर्द हैं।
दोनों पार्टियों, उसके अलावा भी एक और पार्टी वहां नई बनी है। तो जो जलाल तालिबानी की कुर्द पार्टी है, ईरान के इतना करीब है कि उसके बारे में ये कहा जाता है कि बहुत से शिया जमातों और फोर्सेस से वो कहीं ज्यादा करीब है ईरान के और ईरानी पॉलिसीज के। ईरान की जो एंटी इंपेरियलिज्म पॉलिसीज हैं, एंटी इसराइल पॉलिसीज हैं, इस तनाजुर में, इस दायरे में। तो ये ईरान की एक बड़ी कामयाबी इसमें ये रही है काजिम साहब, इसको वाकई ये बहुत ही काबिल तारीफ है कि देखिए, दो तरह की दूरी है, अगर देखा जाए दो तरह का फासला है। एक तो कुर्द अपने आप को अलग, अपनी उनकी आइडेंटिटी है वो दूर, और दूसरे वो अहले सुन्नत है। अब ईरान को एक शिया कंट्री के तौर पर कहा जाता है, और जबकि ईरान बहरहाल हमेशा इस्लामिक कंट्री की बात करता है, और यहाँ पर शिया सुन्नी वाली वो बात नहीं है। इसके बावजूद ईरान इतना करीब कर सका खुद को, ये बहुत बड़ी बात। दूसरी बात ये है कि जो इराक में अहले सुन्नत का जो इलाका है, वहां पर तीन पार्टियां बहुत बड़ी हैं। एक पार्टी वहां है खमीस अल खंजर की, वो बिल्कुल एंटी ईरान है, बहुत ही शदीद एंटी ईरान पार्टी है। उसके अलावा एक और पार्टी है जिसको अज़्म पार्टी कहते हैं, वो अहले सुन्नत की पार्टी। एक तकद्दुम पार्टी है जो मोहम्मद अल हलबूसी जिसको लीड करते हैं, साबिक पार्लियामेंट स्पीकर। तो इन अहले सुन्नत पार्टियों में जो एंटी ईरान पार्टी है, आप ये समझ लें कि उसकी दुर्गत हो गई इस इलेक्शन में। जो वो खमीस अल खंजर, उसके जो लीडर हैं सबसे बड़े, उनके बारे में ये पता चला कि वो 1000 वोट नहीं हासिल कर पा रहे थे, उनको 1000 वोट नहीं मिल पा रहे थे। ये सूरत हाल हो गई। जबकि जो आज़म पार्टी और हलबूसी की तकद्दुम पार्टी है, इन दोनों पार्टियों को अच्छे वोट मिले और वो ईरान के करीब हैं, कम से कम ईरान की दुश्मन नहीं है, करीब हैं और ईरान। तो इसमें ये बड़ी कामयाबी। तो आप ये देखिए कि एक हाइब्रिड वॉर है, यानी ये जो इसराइल के खिलाफ और अमेरिका के खिलाफ लड़ना है, ये खाली असलहे से लड़ी जाने वाली लड़ाई नहीं, ये मीडिया से लड़ी जाने वाली लड़ाई है, सियासी फोर्सेस के जरिए लड़ी जाने वाली वो लड़ाई है, और जियोपॉलिटिक्स की जो यहाँ पर जो नेचर है उसके जरिए लड़ी जाने वाली लड़ाई। तो ईरान इस तरह से एक वसी और बहुत कई पहलुओं से अपनी तैयारी कर रहा है और अपने आप को मजबूत कर रहा है। ये बहुत ही आपने जिस तरह से गहराई से इलाके की जियोपॉलिटिक्स समझाई, वो वाकई इस गहराई से यहाँ कम से कम भारत में कोई ये इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, जिस तरह से आपने इराक के अंदर के इलेक्शन के रिजल्ट। और मुझे याद है 2003 में मैं जब जंग कवर करने के लिए जा रहा था, तो ईरान के एक सीनियर जर्नलिस्ट से मेरी मुलाकात हुई थी इराक के अंदर जाने में। तो मुझे बाकायदा बताया गया था कि जलाल तालिबानी और मसूद बारजानी के दो इलाके हैं। जलाल तालिबानी जो है वो सुलेमानिया की तरफ फोकस है, और मुझे याद पड़ता है कि उसी इलाके में हलब्जे भी वो एक जगह है जहां सद्दाम हुसैन ने बहुत बड़ा केमिकल हमला किया था और उसमें बहुत लोग शहीद हुए थे इराकी। तो ये एक बहुत, और उसके साथ साथ मुझे ये भी बताया गया था कि वहां अलकायदा का असर था उन दिनों 2003 के आसपास। उस इलाके में अगर ईरान को कामयाबी मिली है तो ये एक बहुत ही बेहतरीन डिप्लोमेसी का नतीजा है। और आपने बताया कि अमेरिका पर दबाव डालने के मुख्तलिफ तरीकों पर भी ईरान काम कर रहा है, जिसमें तेल की सप्लाई रोकने का अगर ऐसा जरूरत पड़ी, और उसमें जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जो बहुत ही छोटा सा इलाका है, ये ओमान दरिया ओमान, बल्कि उसे ओमान सी कहा जाता है, बहुत कम 3-4 किलोमीटर चौड़ा रास्ता है जहां से जहाज जा सकते हैं, वो ईरान बहुत आसानी से बंद कर सकता है। तो ये तैयारियां ईरान की उस तरह की हथियारों के अलावा, डिप्लोमेसी के अलावा और भी जियोपॉलिटिकल। तो अब आपको तेहरान में बैठ के क्या लगता है, जो कुछ अब से पहले इजराइल ने किया, और अब इजराइल अंदर से खबरें ये आ रही हैं कि फौजियों की बहुत कमी है, खुदकुशी कर रहे हैं, और अंदर से बाकायदा नेतन्याहू को माफ करने की मांग के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। क्या इन हालात में भी ये जंग हो सकेगी, क्या लगता है? देखिए काजी साहब, चूंकि आपने इंट्रो में एक बात कही बहुत अहम नेतन्याहू के बारे में, और यहाँ पर ईरान में भी एक जो मौजूदा टीम है, यानी नेतन्याहू है, उसमें बेन गवीर हैं और स्मोट्रिच। और मजे की बात यह है कि नेतन्याहू को उतना शिद्दत पसंद नहीं माना जाता
इजराइल में जितने बिन गवीर और इस मोट्रिच और इस तरह के लोग हैं, उसके बावजूद नेतन्याहू जो है वो सबके सामने है। जी जी। तो इनको ये दीवानों की टोली, मजमौल मजानीन कहा जाता है यहाँ, कि ये बहुत से काम इस तरह के भी करते हैं। तो जंग यानी ये इस उसमें है, इस पस मंजर में, कि जंग की तैयारी मुकम्मल रहनी चाहिए, कभी भी हमला हो सकता है तो उसके लिए तैयारी रहनी चाहिए। लेकिन अगर यूं देखा जाए, एक लॉजिकल तरीके से सोचा जाए, तो इजराइल हमला क्यों करेगा? हमला इसलिए करेगा क्योंकि कोई ना कोई हदफ अच्छा, हासिल, बीच कोई में ना मैं थोड़ा सा कोई। मैं बीच में थोड़ा सा इंटरवीन कर रहा हूं। आपने मॉडरेट और हार्डलाइनर, शिद्दत पसंद और नर्म ग्रुप्स का जिक्र किया इजराइल के। तकरीबन ऐसा ही खेल तो ईरान में भी होता है। वहां भी कहने के लिए ऐसा हो जाता है कि ये मॉडरेट है, ये वो है, लेकिन सब कुछ तो आयतुल्लाह खामेनेई कंट्रोल करते हैं और उनके कहने पर सरकारें फैसला करती हैं। तो शायद ये कुछ सरकारों की जरूरत होती है जिसमें गुड कॉप बैड कॉप जिसे कहा जाता है, बुरा सिपाही और अच्छा सिपाही, ये हुकूमतें शायद ये बना करके भी चलती हैं अपने अपने मकासद हासिल करने के लिए। क्या क्या लगता है आपको? ये एक्चुअली समाज की एक झलक होती है, कि समाज में जैसे अलग अलग सोच होती है, कम्युनिटी काफी बड़ी होती है, जी जी। तो फिर वो झलक उसकी सियासी मैदान में हम देखें तो सियासी पार्टियों की सूरत में वो झलक नजर आती है। और बाकी शोबों में भी यही है कि वो झलक दिखाई देती है कि कम्युनिटी किस तरह की है, कितनी डाइवर्स है, तो जी उसकी जी। झलक हम वहां पर देख पाते हैं। तो ऐसे में ये है कि इजराइल ये यानी अटैक तो हो सकता है कर दे, उसके लिए तो, लेकिन अगर कोई बगौर इस पे जायजा लिया जाए तो इजराइल हमला तब करेगा कि कोई हदफ उसको हासिल हो, इसलिए कि जंग आसान नहीं है, बेपनाह उसमें नुकसान होता है, खर्च होता है। तो हदफ देखिए, अगर हम जो गुज़श्ता जंग थी उसको देखा जाए तो 12 रोजा जंग, उसमें इजराइल ने एक अचानक एक हमला किया, और हमले का अंदाज ऐसा था कि वहां पर कहा जाएगा कि ईरानियों से चूक हुई कि वो इनके कमांडर्स को और इनके एयर डिफेंस को अटैक करने में कामयाब रहा। ये ईरान की चूक रही, इसको माना जा रहा है, और मैंने बताया कि इस तरह के पहलुओं पर काम करने की कोशिश की जा रही। लेकिन अगर इसको हटा दिया जाए, यानी आज की डेट में अगर जंग शुरू होती है तो वो सूरत जंग वहां से शुरू होगी जो यहाँ तीसरे और चौथे दिन जंग की जो सूरत हाल थी, कि ईरान का पलड़ा भारी था, इजराइल में कोई जगह महफूज नहीं थी, ईरान के मिसाइल हर जगह पहुंच रहे थे। ईरान ने एयर डिफेंस को पूरी तरह से नाकारा कर दिया था। एक्चुअली ये हुआ था कि बेरशबा पर ईरान ने जो मिसाइल फायर किया था, वह एक मिसाइल फायर किया था, और एक मिसाइल को जानबूझ के ही किया था, एक मिसाइल फायर किया था, और वो एक मिसाइल इजराइल नहीं रोक सका था। और दूसरे इसके अलावा ईरान की जो तैयारियां हैं, तो हम ये बात करें कि इजराइल को वो हदफ उसका पूरा नहीं हो पाएगा अब जो जंग शुरू होगी, बल्कि जो जवाबी हमला ईरान का होगा वो इजराइल के लिए बहुत संगीन, बहुत भारी होगा। देखिए, इजराइल में दो रिफाइनरीज हैं, एक वो हैफा में है और एक और है। उसके अलावा जो है वाटर प्लांट हैं कुछ, और वो भी गिने चुने हैं। यानी बहुत आसानी से कुछ हमलों में ऐसा हो सकता है कि वहां पर ना पानी रहेगा ना फ्यूल रहेगा। अगर ये जंग उस तरह से आगे बढ़ जाए, बिल्कुल कंट्रोल के बाहर हो जाए, हालांकि वो नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता कि कंट्रोल के बाहर जाए जंग, लेकिन इजराइल इतना वल्नरेबल है अगर उस जंग की बात की जाए, तो इजराइल के लिए इस तरह से कोई जंग शुरू कर पाना और उसको आगे ले जा पाना आसान नहीं होगा। दूसरे, ईरान की जो तैयारी है इस वक्त पहले से और ज्यादा है, यानी ईरान ने अपनी एयरफोर्स को मजबूत करना शुरू किया है। और ये मैं हमारा एक प्रोग्राम हो रहा था, हमारे मोहल्ले में प्रोग्राम था, तो ये बसीज का प्रोग्राम था। बसीज का मतलब ये है कि आईआरजीसी का एक विंग बसीज भी है, उसमें आईआरजीसी के जैसे उसकी नेवी है और जमीनी फोर्स है और एरोस्पेस एक फोर्स है, और उसी तरह से एक फोर्स उसकी है बसीज। तो बसीज का एक प्रोग्राम, एक्चुअली उनका एक बसीज वीक मनाया जाता है जिस मौके पे इनकी तश्कील हुई थी, तो उसी मुनासिबत से एक प्रोग्राम हो रहा था। तो बसीज के कुछ कमांडर्स भी आए थे, प्रोग्राम मस्जिद के अंदर था, हम लोग भी इनवाइटेड थे उस प्रोग्राम में। तो उन्होंने उस प्रोग्राम में ये बात की कि हमारे MiG-29 जेट्स पूरी तरह से तैयार हैं, और एक्चुअली मैंने उनके मुंह से भी ये बात सुनी कि उन्होंने एक इशारतन ये बात की कि इजराइल बार बार हमारी तैयारी को
नापने और भापने की कोशिश कर रहा है। उनका ये कहना था कि हमारे बॉर्डर, उन्होंने जिक्र नहीं किया कौन सा बॉर्डर का, हमारे बॉर्डर तक इजरायली जेट्स आए और उन्होंने हमले के यानी अटैक मोड लिया और उसके लिए जो पोजीशनिंग होती है वो पोजीशनिंग की का। लेकिन हमारी जो तैयारी थी, और हमारे MiG-29 इसमें बहुत यानी अहम उनका रोल था, उन्होंने उसके बाद जो रिएक्शन दिखाया उसके बाद का वो उसी तरह से वापस चले गए। तो एक तो वो देखना ये चाहते कि ईरान कितना तैयार है, और इनका ये कहना था, ये जो कमांडर थे इनका ये कहना था कि तैयारी, हम जब तक बेदार हैं और हमारी तैयारी है, आप बेफिक्र रहें कि कोई भी हमला होना मुमकिन नहीं है। इजराइल के बस की बात नहीं है कि नुकसान पहुंचा सके। दूसरी तरफ ये होगा कि हम बहुत आसानी से इजराइल को एक अच्छा बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसकी तैयारी हमारे पास बहुत पूरी है, बहुत अच्छी तरह से, और हमको ये पता है कि इजराइल को किस तरह से मफलूज किया जा सकता है। अगर उस तरह की नौबत आ जाती है और जंग उस पैमाने पे पहुंच जाती है तो क्या करना है वो हम बहुत आसानी से, यानी अलबत्ता एक मैं और हवाला दे रहा हूं एक दूसरे एक्सपर्ट का, ये एक प्रोफेसर है, उनका ये कहना था कि इजराइल को इस काबिल, यानी इस नौबत पे पहुंचा देना कि वहां जिंदगी गुजारना नामुमकिन हो जाए, ईरान के लिए ज्यादा बड़ा काम नहीं, बहुत आसान है, बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत आसानी से ये काम हो सकता है इस वक्त जो ईरान के पास तैयारी मौजूद है। इसके अलावा ईरान एक और तैयारी ये ईरान में चल रही कि हमले का दायरा बहुत वसी हो, अगर जंग होती है और ईरान जवाबी हमला करता है तो दायरा वसी हो। ये कुछ जगहों पर मैंने इसको देखा, ये मीडिया रिपोर्ट्स हैं, ये ऑफिशियल्स की बातें नहीं है, कि ईरान की तैयारी ये है कि एक दिन में 2000 मिसाइल फायर किए जाएं, रॉकेट लॉन्चर इस तरह से रखे जाएं अलग अलग जगहों पर कि एक दिन में 2000 मिसाइल फायर किए जा सके। तो 2000 मिसाइल फायर करने का मतलब ये है कि इजराइल के अंदर कोई पॉइंट ऐसा नहीं होगा कि जहां लोग महफूज रह सकते हों। तो ये इस तरह की एक बड़ी तैयारी है। अब इसका ये अलबत्ता ये तैयारी इसलिए है कि जंग ना हो और इजराइल को हिमाकत करने की कोशिश ना करें। अच्छा, हमारे दर्शक अक्सर इस बात का सवाल करते हैं, जो ईरान को जाहिर है फॉलो भी करते हैं, समझते हैं, आयतुल्लाह खामेनी की लीडरशिप पर बहुत भरोसा करते हैं, कभी कभी पर्सनली भी मिलते हैं, कभी कभी कमेंट्स में लिखते हैं। वो ये कहते हैं कि साहब ये 12 दिन की जो जंग बंदी हुई, 12 दिन के फौरन बाद ईरान अगर 2-4 दिन और चला लेता जंग मजबूती से तो इजराइल खत्म हो जाता, ये आखिर क्यों ऐसा फैसला ले लिया? तो उस सवाल के जवाब में आप क्या बताएंगे? क्या है वो, मतलब लोगों की तमन्ना जाहिर है वो जुड़ी हुई है कि इजराइल का खात्मा ईरान के इस्लामी इनकलाब का एक नजरियाती पॉइंट है, और जबकि वो हमलावर था और ईरान बाकायदा इजराइल को खत्म भी कर सकता था, ताकत भी थी, क्यों नहीं किया? क्यों ये जंगबंदी पर राजी हो गया? एक्चुअली ये सवाल खुद यहाँ ईरान के अंदर भी बहुत से लोगों के जहन में है, बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं, और आप अगर देखिए मीडिया को तो वेस्टर्न मीडिया में भी इस तरह की बातें आ रही हैं कि अगर ईरान एक हफ्ता और जंग जारी रखता तो इजराइल कहाँ होता पता ना चलता। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, यहाँ के एक कमांडर ये बात कर रहे थे, ये भी बसीज के एक्स कमांडर थे, बसीज के एक्चुअली चीफ रह चुके हैं, सरदार नकदी। वो कह रहे थे कि जब हमने ये बात कही, जो फील्ड में मौजूद थे, जो मिसाइल लॉन्चर्स पे जो लोग तैनात थे, जब उनको ये हुआ कि भाई जंग रोकी जा रही है, तो उनको बड़ा वो हो रहा था, बड़ी उनको यानी वो कबूल नहीं कर पा रहे थे। उनको कहना था बस ये तो बड़ा सही है, बस अब तो जिसको कहते हैं ना कि अब जैसे वो गाड़ी गर्म होती है कि अब तो सही से जंग अपने असली मोड पे पहुंची है, तो इसको यहाँ पे अभी क्या, अभी तो हम अब सही है। तो उस वक्त ये हो गया था, आखिरी दिनों में हो गया था कि इजराइल एक हमला करता था, ईरान छह जगहों को कम से कम निशाना बनाता था ईरान का। लेकिन जाहिर है ये फैसला कि जंग रोकी जाए, ये तो आला क़यादत का फैसला क्या हुआ थी। देखिए, जहां तक मैं समझता हूं, ईरान तो ये चाहता है कि इजराइल खत्म हो जाए, लेकिन एक्चुअली ईरान ये नहीं चाहता कि बड़े पैमाने पर कत्ले आम हो और बहुत सारे लोग कत्ल कर दिए जाएं, उसके बाद इजराइल खत्म हो जाए। इजराइल जैसे जो आयतुल्लाह खामेनी की जो स्पीचेस हैं, उनको अगर
उन पे अगर गौर करते हैं, उन पे देखते हैं, तो वो 3-4 पॉइंट्स रखते हैं। उनका एक कहना है कि इजराइल धीरे ही इसे समेट जाएगा। ये अमेरिका का, ये एक पॉइंट, ये अमेरिका का प्रोजेक्ट है इस रीजन में। ये इसको इतना महंगा बना देना है कि अमेरिका के लिए इस प्रोजेक्ट को जारी रख पाना इतना खर्चीला, इतना महंगा हो जाए कि अमेरिका बर्दाश्त ना कर पाए और वो खर्च अपना समेटने पर मजबूर हो जाए। ये है। और इसके साथ साथ ये है कि यहाँ पर इजराइल की कोशिश ये होती है कि फिलिस्तीनियों को पूरी तरह से कमजोर कर दे और उसका एजेंडा पूरा हो जाए। तो इसके जवाब में ईरान की पॉलिसी है कि नहीं, फिलिस्तीनियों को ऐसे धीरे धीरे ताकत पहुंचाई जाए। एक्चुअली सिर्फ फिलिस्तीनियों को नहीं, बल्कि बाकी जो फोर्सेस हैं, जो एंटी एम्पेरियल पावर्स हैं, जो एंटी इजराइल हैं, उन सब को ताकत पहुंचाई जाए और सब के सब मजबूत हो, चूंकि ये सब के सब सितम दीदा है, सब पे इनके मजालिम बहुत अशरों से और डेकेड से चले आ रहे हैं। तो इनको ताकतवर बनाया जाए, मजबूत बनाया जाए। और एक्चुअली ये इजराइल का जवाल ही वहीं पर हो जाएगा अगर वो यहाँ पर डोमिनेंस पावर नहीं बन के रह पाएगा। यानी अगर इजराइल का की ये सुपरमेसी खत्म हो जाएगी हथियार के और फौजी ताकत के एतबार से, तो उसके लिए अपने आप को बाकी रख पाना यहाँ मुमकिन नहीं होगा। तो इस तरह के वो है, यानी ऐसा नहीं कि एक हमला, बड़े पैमाने पर हमला किया, 10 दिन हमला किया और इजराइल को खत्म कर दिया, बल्कि दूसरे अंदाज में, जिसमें पॉलिटिक्स भी है, जिसमें इकोनॉमी भी है, जिसमें डिप्लोमेसी भी है और बेशक फौजी ताकत भी है। तो इस तरह की एक स्ट्रेटेजी है कि जिसके जरिए से इसको खत्म करना है। बहुत बड़े पैमाने पर इंसान कत्ल हो, मारे जाएं, ये वो नहीं है। बल्कि यहां तक मैं बताऊं कि इजरायली जो अब ये भी खबरें मीडिया में है और कुछ करीबी जो जराए हैं उनके जरिए से पता चली है कि जो जंग 12 दिन की जो जंग थी, उस दौरान भी अयतुल्लाह खामनेई की ये ताकीद थी कि कोशिश ये की जाए कि अवाम को नुकसान ना पाए। इजराइल के अंदर जो खुद डायरेक्ट फौजी हैं और इस तरह के जो या इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको निशाना बनाया जाए जहां आम पब्लिक रहे। हालांकि इजराइल में आम पब्लिक बहुत कम है, वो किसी न किसी तरह से वो रिजर्विस्ट, जैसे कहीं वो जॉब करते हैं किसी हाईटेक में, लेकिन वो साथ में रिजर्विस्ट है, यानी फौजी भी है। लेकिन उसके बावजूद इनको छोड़ के और फैमिलीज को छोड़ के उन जगहों को निशाना बनाया जाए। तो जंग के जो उसूल हैं, जंग के जो अंदाज हैं, उनको जो उसूल और जो उसकी वैल्यूज हैं, उनको मद्देनजर रखा जाए। तो इस तरह की एक सोच है रहबर इनकलाब की। उसकी वजह से मुझे ये लगता है कि जंग को एक पॉइंट पर ले जाके रोका गया। और दूसरा शायद ये भी था कि जाहिर ये जंग यहीं पर नहीं खत्म होगी, ये अगला राउंड भी होना है, उसकी भी और बेहतर तैयारी करनी है जिसमें इजराइल को मजीद मजबूर किया जा सके। ये बहुत ही अहम पहलू है, क्योंकि आयतुल्लाह खामेनेई जो फाइनल हल की बात करते हैं वो उसमें रेफरेंडम की बात भी करते हैं कि जो ओरिजिनल वहां के लोग हैं, चाहे वो यहूदी, ईसाई, मुसलमान हैं, वो मकामी जो लोग हैं वो फैसला करें अपना राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, जिसको बाकायदा आज के जमाने में कहा जाता है, और डेमोक्रेसी जिसको कहा जाता है, वही फॉर्मूला वो देते हैं। और ये जबरदस्ती ताकत से पब्लिक को खत्म कर देना, वो बहरहाल इस्लामी नजरिए और इस्लामी इनकलाब के नजरिए के बरखिलाफ है, जिसका आपने बताया। आखिर में कंक्लूड करते हुए, अगर समअप करते हुए आप बताएं कि इस वक्त हालात कितने खतरनाक है या कितने इत्मीनान बख्श हैं, क्या लगता है? देखिए, इस वक्त यह है कि ये रीजन जो है, वेस्ट एशिया का रीजन जो है, ये एक्चुअली अगर आप देखें तो पूरी हिस्ट्री में बहुत लंबे अरसे से, खासतौर पर जब से तेल का पता चला है, तो उस वक्त से ये बड़ा हसास, बड़ा अहम इलाका रहा। बड़ी ताकतों के इंटरेस्ट यहाँ पर रहे हैं, इसलिए उनका इंटरवेंशन भी यहाँ पे रहा है। और उस वक्त से आप यहाँ देखिए कि कभी अमन अमान नहीं रहा, हमेशा कुछ ना कुछ टकराव एक दूसरे से ये चलता रहा है। तो ये तो सूरत हाल इस इलाके की है। तो एक तरह की एक कशीदगी वाली सूरत हाल यहाँ पर रहने वाली है। लेकिन अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान की लंबी तैयारी, ईरान में एक बड़ी चेंज ये आ रही है कि हमें वेस्ट को नजरअंदाज करके ईस्ट की तरफ हमें बढ़ना है। अपने हमसाया ममालिक के साथ हमें रवाबित बढ़ाने हैं। उसके अलावा हम रशिया और चाइना के साथ तवील मुद्दती और स्ट्रेटेजिक ताउन रखें, और आगे जो पूरी आलमी सतह पर जो तब्दीली आ रही है उसको मद्देनजर रखते हुए हमको इस तरह से, यानी जो वेस्ट और ग्लोबल साउथ है,
हमें इधर अपने आप को इस तरह से अलाइन करना है और आगे बढ़ना। इसलिए हम देख रहे हैं कि जैसे ब्रिक्स है या SCO है, शंघाई इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। जी जी जी। तो इनमें हम इंस्टीट्यूशंस में देख रहे हैं कि ईरान अपनी इन्वॉल्वमेंट बढ़ा रहा है और अपनी तवज्जो बढ़ा रहा है, इस पे ज्यादा दिलचस्पी ले रहा है। तो इस तरह की एक बड़ी तैयारी रहेगी इस बीच में इजराइल से टकराव, और ये इस तरह के वाकयात होते रहेंगे चूंकि ये चेंज, एक बुनियादी तब्दीली आ रही है, यानी जियोपॉलिटिकल चेंज है, और ऐसी चेंज है कि ये जब स्टैब्लिश हो जाएगी पूरी तरह से तो आगे कई अशरों तक, कई डेकेड्स तक ये बाकी रहेगी और उसके असरात रहेंगे। तो ईरान एक इस तरह से आगे बढ़ा, इस तरह की पॉलिसी लेके। बाकी इस तरह की जो ये है टकराव और झड़पों की जो सूरत हाल, जाहिर उसकी तैयारी है और रखनी पड़ेगी ईरान को। तो इस तरह की, यानी ईरान ऐसा नहीं कि टोटली बस कंसंट्रेट हो गया है जंग पर और जो कुछ है बस करो या मरो वाली सूरत हाल, ऐसा नहीं, बल्कि ईरान उसको आराम से उसको हैंडल कर रहा है, मैनेज कर रहा है और पता है कि इसको किस तरह से हैंडल करना है। एक स्ट्रेटेजी है, जैसे मैंने बताया कि फोर्सेस को, जितनी भी वो इलाकाई फोर्सेस, उनको मजबूत करना। इस तरह से ईरान आगे बढ़ा। तो और मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं इजराइल भी कमजोर हुआ है, मजीद कमजोर होगा, और अमेरिका को भी इस इलाके से अपने इंटरवेंशन कम करना पड़ेगा, इसलिए कि वो बहुत बड़े पैमाने पर चाइना के मुकाबले में पिछड़ गया है, काफी पीछे रह गया है। तो कुछ ना कुछ उसको भी सोचना पड़ेगा, बल्कि मजबूर होगा सोचने पे। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद अब्बास साहब, आपने तेहरान से हमें इतनी गहराई से मालूमात दी, और खास तौर पर ईरान के इस्लामी इनकलाब के जो बुनियादी बातें शुरू से कही जाती रही हैं, उसूल के तौर पर अमेरिका सबसे बड़ा शैतान है, इजराइल नासूर है, उसे खत्म होना चाहिए, नाइदर ईस्ट नॉर वेस्ट, उस पर मुसलसल ईरान कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ रहा है और अपनी इंटरनेशनल सियासत में अहमियत बढ़ाते हुए उन एविल फोर्सेस के साथ भी लड़ने की तैयारी, और बल्कि उन फोर्सेस को मजबूत करना जिसे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहा जाता है, वो भी ईरान ने बड़ा काम किया है। तो आने वाले वक्त में कैसे हालात होंगे हम आपको अपडेट करते रहने की कोशिश करेंगे। अहमद अब्बास साहब, आपका शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।